जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 3.0 में। मैं हूं प्रत्युष मिश्रा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मॉक टेस्ट जो कि तीसरा मॉक टेस्ट है उसके लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और यह जो प्रश्न है 2019 के जुलाई सीटेट में पेपर सेकंड यानी कि जूनियर में पूछे हुए प्रश्न है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो पेडागोजी जूनियर में आती है वो प्राइमरी में नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो प्राइमरी में भी आए हुए हैं। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 2019 का पेपर है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कई बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा कराए गए सारे प्रश्न आपको सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स में मदद करेंगे बिल्कुल ही। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल को एक बार विजिट करके देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निराश नहीं होंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसकी सही विवेचना क्या है। ये जो जेंडर पक्षपात वाले प्रश्न होते हैं ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर, ये प्रश्न ज़रूर आते हैं आपके एग्ज़ाम में। पहला ऑप्शन है हमारा, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। दूसरा है, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, लड़कियों की तुलना में लड़कों की शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। दोस्तों, यह जो यहाँ पर इसमें पूछ रहा है, यह सीधे सीधे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर लिंग पक्षपात किया जा रहा है और यह उसी की विवेचना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या देखेंगे हम। कई शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों के साथ अधिक बातचीत करते हैं। यह शिक्षण में लैंगिक पूर्वाग्रह का एक उदाहरण है, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह का अर्थ है एक लिंग के प्रति झुकाव या पूर्वाग्रह। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ शिक्षकों का मानना यह होता है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से ज़्यादा अधिक पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादातर उन्हीं पर फोकस करते हैं, लड़कियों पर फोकस नहीं करते। तो यह एक लिंग पक्षपात है और ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। अगर सीटेट एग्जाम में आप प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ये मेरा खुद का अनुभव है, तो जो आंसर है वो आपको खुद अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए और फिर भी ना समझ में आए तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए, अगले पे ध्यान दीजिए। और उसे अगर समय रहा तो बाद में, समय नष्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। पहला ऑप्शन है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। दूसरा है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। तीसरा है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। चौथा है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। ये बिल्कुल सही है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। फिर क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। आपको प्रश्न में पढ़ते टाइम ये बहुत ही ज़रूरी रहता है कि आप पूछा क्या गया है। कहीं कभी कभार हम लोग जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देते हैं, हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि यह नहीं के बारे में पूछा। अब क्या है, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यह भी है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह भी सही पॉइंट है। और गलत पॉइंट है कि विकास की जो सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित होती है। यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले से ही निर्धारित हो हर चीज़, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे हम लोग अपने ही दैनिक जीवन में ही देख लीजिए, हम लोग प्लान करते हैं वो हमेशा सफल नहीं होते। ठीक इसी प्रकार विकास भी है, ज़रूरी नहीं कि सबका विकास एक जैसा ही हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। आप वीडियो को रोक कर इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। दूसरा ऑप्शन है, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। तीसरा, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। और चौथा ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। तो कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में एक प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की संभावना क्या है और उसकी क्षमता क्या है उसमें विश्वास करना, यही एक प्रगतिशील शिक्षा की एक प्रमुख अवधारणा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन और अनुकूलन करने चाहिए। यानी कि एक बालक है जो दृश्य रूप से यानी कि उसको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, वह देख नहीं सकता, तो उसके साथ कैसा व्यवहार जो है वो करना चाहिए, कैसा अनुकूलन और अनुदेशन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, कई प्रकार की दृश्य
प्रयोग करना यह तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वह दृश्य रूप से बाधित है और आप दृश्य प्रस्तुतियों को करेंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। दूसरा ऑप्शन है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। देख सकने का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि वो दृश्य रूप से बाधित है। तीसरा ऑप्शन है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। लिखित कार्यों और वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित वो कैसे करेगा जब उसको दिखाई नहीं देता। ऑप्शन नंबर 4 है स्पष्ट रूप से बोलना, बिल्कुल सही। तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। जी हाँ, जो दृश्य रूप से बाधित है वो सुनकर और महसूस कर सकता है उन चीज़ों को, तो यही जो है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सीटेट एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, अगर आप बालक को ध्यान में रखेंगे, बालक को केंद्र में मानकर चलेंगे तो आपके जो सारे प्रश्न हैं आपको सही लगेंगे, और अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा सा भी प्रयोग कर लिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। तो सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया। फिर है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम हर बालक को सहयोग की आवश्यकता होती है। फिर तीसरा ऑप्शन कहला प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। चौथा ऑप्शन है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। यही जो है ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम के लिए, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। काफ़ी तेज़ी से इसलिए कर रहा हूँ कि आपके कम समय लगे और हम अधिक प्रश्नों को जो है वो देख सकें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। पहला ऑप्शन है क्षतिग्रस्त बच्चों की, दूसरा सृजनात्मक बच्चों की, तीसरा अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की, चौथा अहम केंद्रित बच्चों की। तो आप समझ रहे होंगे कि समस्या को जो समाधान करने की क्षमता किन बालकों में होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, जो सृजन क्षमता जिनकी बहुत अधिक होती है, वही इस तरीके की विशेषता उनके अंदर पाई जाती है। बाकी क्षतिग्रस्त बच्चे, अधिगम आसक्तता वाले बच्चे और अहम केंद्रित बच्चे ये ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली जगह है निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। पहला ऑप्शन है प्रदर्शन लक्ष्य या अधिगम लक्ष्य। मतलब अगर यहाँ पे हम रख के देखेंगे तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अधिगम लक्ष्य के। तो आपको सुनने में ही बिल्कुल ये गलत लग रहा होगा। फिर है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, अंक देने के लिए लक्ष्य। तीसरा है अंक लेने के लिए लक्ष्य, और चौथा असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, और चौथा है अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। जी हाँ, एक शिक्षक को छात्रों को प्रदर्शन लक्ष्य के बजाय सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि क्या लंबे समय में उनके प्रदर्शन को बढ़ाएगा। शिक्षण को केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे के समग्र विकास पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा मतलब जो आपको बाहर से प्राप्त हो अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तीसरा है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। और चौथा ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक जो है वो प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देता है। यहाँ पर क्या है, बालिका को जो है बाह्य प्रेरणा मिल रही है, उसको मालूम है कि अगर मैं अपना गृह कार्य पूरा करूंगी तो शिक्षक जो मुझे इसके अंक देगा। तो यही जो है बाह्य प्रेरणा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है क्योंकि अंक देना छात्रों को प्रेरित करने के लिए क्या है, एक बाहरी कारक है। यही इसलिए यह क्या हुआ, बाह्य प्रेरणा हुई। फिर हमारा अगला प्रश्न है एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बात हो रही है प्राथमिक कक्ष की। पहला ऑप्शन है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। दूसरा उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तीसरा उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। और चौथा है केवल उदाहरण देने चाहिए। तो आपको बहुत ही सरल प्रश्न है यहाँ पे। तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, क्योंकि बालक, इससे क्या होता है कि बालक आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो आपको अपने ही बीच पाता है। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि मतलब शिक्षक के बीच जो एक बालक और शिक्षक के बीच एक संबंध होता है वो बहुत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए। तो क्या है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण जो है वो दोनों देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है
वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए छात्रों को किसी भी विषय की व्याख्या करते उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, ताकि छात्र कक्षा में क्या हो, आपसे बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस करे। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा संगठनात्मक चार्टों होना चाहिए, चार्ट एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना। चौथा हम उम्र साथी को समझाना। और पांचवा है स्वयं से प्रश्न करना। तो अधिगम रणनीतियों के उदाहरण में मुझे सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें सारे पॉइंट सही हों। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें कहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? पहला है ऑप्शन हमारा कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना से कम है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर 4 गलत है और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। संरचनात्मक ढांचे को किस रूप में देखा जाता है? अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? बात यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम की हो रही है। तो एक शिक्षक को जो है वो कक्षा में किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। दूसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तीसरा है उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और चौथा ऑप्शन है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चों को जो करना है चाहते हैं उन्हें करने देना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर बी में हम देख रहे हैं, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप सहयोग की भावना बालक के प्रति नहीं लाएंगे तो वो जो होता है हमारा सहयोगात्मक अधिगम, जो एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वह पूरी नहीं होगी। और पूरे समूह की शिक्षक का कार्य होता है कि वह बालकों को सहयोग भी करता रहे और पूरे समूह की निगरानी करना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। पहला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बच्चे जो गलतियां करते हैं या उनकी जो अवधारणाएं होती हैं वह क्या होती हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब बालक गलतियां करेगा तभी एक शिक्षक जान पाएगा कि आखिर बालक को कहाँ पे समस्या हो रही है और उसका किस तरीके से उपचार किया जाना चाहिए। तो यह जो है वो एक शिक्षक के लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट होता है, जिससे वो बालक को आसानी से जो है वो समझ सकता है और उसकी समस्या का निर्धारण कर सकता है। जी हाँ, बच्चों की त्रुटि शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह शिक्षकों को छात्रों के कमज़ोर क्षेत्र को जानने में क्या करती है? मदद करती है, जहां बच्चे को अतिरिक्त प्रयासों या उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? दोस्तों, यह जो प्रश्न है 2019 के ही सीटेट में दिसंबर में पूछा गया था और प्राइमरी के सेक्शन में, यानी कि पेपर फर्स्ट में आया था। इसलिए साइकोलॉजी क्या होती है, ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए लगभग बराबर होती है, बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है स्कीमा और यह जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तो और जीन पियाजे एक ऐसा है टॉपिक है जिससे आपको सीटेट एग्जाम में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। जीन पियाजे पर हमने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम उनके पूरे सिद्धांत की विस्तार से चर्चा की है 10 मिनट के इस वीडियो में, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी लिया है। तो आप उन प्रश्नों को ज़रूर देख लीजिएगा। ऊपर आपको आई बटन में जो है उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा, इस वीडियो के पश्चात आप उसको ज़रूर देख लें। फिर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 16,
एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची को समझ उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। पहला है साम्य धारणा, दूसरा संरक्षण, तीसरा बुद्धि और चौथा है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं ZPD और यह जो है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास से संबंधित है। ZPD लेव वाइगोत्स्की पर भी हमने पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, आई बटन पर उसका लिंक मिलेगा। इसके पश्चात आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है इस पर भी हमने उसमें बताया है, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँगा जहाँ पर बालक जो होता है वो किसी कार्य को करने में अटक जाता है तो वहाँ पर उसको थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाता है, यही होता है ZPD और वह कार्य को आसानी से कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीटेट एग्जाम में लेव वाइगोत्स्की से प्रश्न जो होते हैं वो ज़रूर आते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अंतर को संदर्भित करता है कि एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और यदि उसे उचित मार्गदर्शन दे दिया जाए, थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाए तो वह क्या हासिल कर लेता है, इसी को कहा जाता है ZPD। अब हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में जो है वो बदला जा सकता है। तो आप समझते हैं लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो सामाजिक का था, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, यही हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सामाजिक सहभागिता दो या दो से अधिक लोगों के बीच या यहाँ तक कि बड़े समूहों में संचार का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। बच्चा सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखता है जो उसके पास के समाज में प्रचलित है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। पहला ऑप्शन है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, दूसरा है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, तीसरा विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और डी है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, दूसरा निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, तीसरा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, चौथा कौशलों का अर्जन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जो थे संरचनावादी अधिगम को सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। पहला ऑप्शन है लैंगिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए, दूसरा है रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, तीसरा है लैंगिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए और चौथा है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, तो ये क्या है कि लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो लैंगिक रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिए शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधि रणनीति और विधियों का चयन करना चाहिए जो उसके लिंग के आधार पर छात्रों के बीच भेदभाव ना करे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये प्रश्न बहुत ही पसंद आएंगे और ये हमारे सीटेट 2019 जुलाई के पेपर सेकंड से हैं। प्राइमरी में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको कई सारे ऐसे मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले करा दिए जाएंगे जिससे आप सीटेट एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने में सफल होंगे।